जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के 10th चैप्टर तरलों के यांत्रिकी गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और उसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि क्या बर्नौली समीकरण का उपयोग किसी नदी के जल के जो तेज प्रवाह का विवरण देने के लिए किया जा रहा है, स्पष्ट कीजिए। यानी ये पूछ रहा है प्रश्न में कि यदि किसी नली में जल तेजी से प्रवाहित हो रहा है तो क्या उसके लिए बर्नौली का समीकरण या बर्नौली का प्रमेय लागू होगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि बर्नौली का प्रमेय लागू तब होता है जब द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, और धारा रेखीय प्रवाह तब होता है जब द्रव धीरे धीरे प्रवाहित होता है। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि द्रव तेजी से प्रवाहित हो रहा है, तो अगर द्रव तेजी से प्रवाहित होगा तो उस स्थिति में बर्नौली का प्रमेय लागू नहीं होगा। यानी यहाँ पर ये जो स्थिति हम लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बर्नौली का जो प्रमेय है ये लागू नहीं होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, देखिए यहाँ कहा जा रहा है बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग में अगर बर्नौली के प्रमेय का अनुप्रयोग किया जा रहा हो तो यदि निरपेक्ष दाब के स्थान पर गेज दाब हो। गेज दाब तब होता है जब दिए गए दाब में से वायुमंडलीय दाब को हम घटा देते हैं तो गेज दाब होता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बर्नौली समीकरण के अनुप्रयोग में यदि निरपेक्ष दाब के स्थान पर हम मान लेते हैं पहले दाब P1 है और बाद में दाब P2 हो जाता है, और निरपेक्ष दाब जो होगा या ऐसे कह लीजिए निरपेक्ष दाब, तो ये निरपेक्ष दाब है P1 P2 जो है यह निरपेक्ष दाब है। तो आपसे कहा जा रहा है कि निरपेक्ष दाब के स्थान पर अगर गेज दाब का प्रयोग किया जाए तो गेज दाब क्या होता है। अगर मान लीजिए P1 हम गेज लिख देते हैं तो P1 गेज का मतलब प्रारंभ का गेज दाब। तो प्रारंभ का गेज दाब तब निकलता है जब निरपेक्ष दाब में से वायुमंडलीय दाब को घटा देते हैं, और वायुमंडलीय दाब को हम PA से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी तरह से अगर हम बाद का निरपेक्ष दाब P2 है, अगर हम गेज दाब निकालें तो इसमें से वायुमंडलीय दाब को हम घटा देंगे और फिर ये हो जाएगा P2 गेज। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो अब अगर इन दोनों दाबों का अंतर निकाला जाए यानी P1 गेज में से P2 गेज को घटाया जाए तो देखा जाए क्या मिलता है। ये हो जाएगा P1 गेज माइनस हो जाएगा P2 गेज। ये इजकल टू, देखिए सबकी वैल्यू रखते हैं। P1 गेज की जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये है P1 माइनस PA, और इसमें से अगर हम माइनस यहाँ करें तो ये माइनस P2 प्लस हो जाएगा PA। तो आप देख रहे हैं PA से PA कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया आपका P1 माइनस P2। तो देखिए P1 गेज और P2 गेज यानी
प्रारंभिक गेज दाब और अंतिम गेज दाब का अंतर प्रारंभिक निरपेक्ष दाब और अंतिम निरपेक्ष दाब के अंतर के बराबर है। तो पूछा जा रहा है कि क्या कोई अंतर पड़ेगा, तो हम देख रहे हैं कि गेज दाब का अंतर निरपेक्ष दाब के अंतर के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों स्थानों पर जो वायुमंडलीय दाब है यह वायुमंडलीय दाब एक समान है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है किसी आदर्श वायुयान। अब देखिए आदर्श शब्द जहां आ जाता है वहां यह मान करके चला जाता है कि किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। तो किसी आदर्श वायुयान के परीक्षण प्रयोग में वायु सुरंग के भीतर पंखों के ऊपर व नीचे के पृष्ठों पर वायु प्रवाह की चालें, मतलब जब वायुयान चल रहा है तो ऊपर से उसके ऊपरी पृष्ठ से होकर के गुजरने वाली वायु और नीचे वाले पृष्ठ से होकर के गुजरने वाले वायु दोनों का चाल दिया हुआ है। तो पहले वाले चाल को हम V1 मान लेते हैं और दूसरे वाले को V2 मान लेते हैं। तो V1 की जो वैल्यू है ये आपको दी गई है 70 मीटर पर सेकंड और फिर V2 की जो वैल्यू है ये दी गई है 63 मीटर पर सेकंड। फिर आगे देखें, यदि पंख का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो पंख का क्षेत्रफल A होगा। A की वैल्यू आपको दिया हुआ है और यह आपको दिया हुआ है 2.5 मीटर स्क्वायर। तो इस पर आरोपित उत्थापक बल को हम कह सकते हैं लिफ्टिंग फोर्स। उत्थापक बल को हम कहते हैं लिफ्टिंग फोर्स और इसी बल के वजह से वायुयान ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। तो अगर हम लिफ्टिंग फोर्स को L से रिप्रेजेंट कर दें तो यही का मान पूछा जा रहा है और वायु का घनत्व तो यहाँ पर दिया हुआ है 1.3। वायु के घनत्व को हम रो से प्रदर्शित कर रहे हैं और ये दिया गया है 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। अब जरा देखें, जरा हम लोग बर्नौली का प्रमेय स्थापित का प्रयोग कर रहे हैं। तो बर्नौली के प्रमेय में आपने देखा था P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब जरा ध्यान से देखें, चूंकि वायुयान जब उड़ने लगता है तो क्षैतिज दिशा में उड़ता है। तो जब क्षैतिज में उड़ता है तो उस स्थिति में H1 और H2 दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी H1 और H2 बराबर H, यानी H1 के जगह पर H और H2 के जगह पे H। तो अगर यहाँ हम कर दें तो देखिए ये रो जी एच और ये भी रो जी एच है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब चूंकि हमें दाबांतर ज्ञात करना है तो दाबांतर ज्ञात करने के लिए दाबांतर यानी P2 माइनस P1 हमको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, हाफ रो V2 स्क्वायर को इधर लाते हैं, ये हाफ रो V1 स्क्वायर और ये हाफ रो V2 स्क्वायर को हम लेफ्ट में लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा P2 माइनस P1। ये दाबांतर है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम चाहते तो यहाँ से हाफ रो कॉमन ले लेते तो ये मिल जाता V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर और P2 माइनस P1 ये दाबांतर है। अच्छा, ये वैल्यूज हो गई P2 माइनस P1 की। अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें,
आपको मालूम है कि अगर ये P1 माइनस P2 दाबांतर है तो डेल्टा P हो जाएगा। और आपको मालूम है कि P इजकल टू होता है F बाई A। तो अगर यहाँ पर देखें, चूंकि लिफ्टिंग फोर्स पूछा जा रहा है, उत्थापक बल पूछा जा रहा है, उत्थापक बल को हम चाहें तो यल से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो डेल्टा पी के जगह पे हम कर देंगे यल अपान ए, और फिर देखते हैं वैल्यू क्या मिलता है। ये हो गया हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इजकल टू डेल्टा पी के जगह पे हम कर देंगे यल अपॉन ए, और ए का हम तिर्यक गुणा कर दें तो यल जो मिलेगा यही उत्थापक बल मिलेगा। तो L इज इक्वल टू हाफ रो ए V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। अब हम यहाँ पर सब वैल्यू रखते हैं और रख करके यहाँ पर लिफ्टिंग फोर्स की वैल्यू यानी उत्थापक बल का मान हम निकाल रहे हैं। तो चलिए, ये हो गया हाफ, और रो का मान आप देख रहे हैं 1.3, और ए की जो वैल्यू है ये है 2.5, और फिर इसके बाद हम लोग V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। तो V1 ये है आपका 70 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 63 का स्क्वायर। अब चूंकि इसको हल सॉल्व करने का मेथड ये है कि या तो दोनों का वर्ग करके माइनस करें, और या नहीं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर दें। तो देखें, फिर ये हो जाएगा यल इज इक्वल टू 1/2 1.3 इंटू 2.5, और इसको a प्लस बी ए माइनस बी कर देते हैं। तो अगर a माइनस बी करेंगे तो 70 माइनस 63 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। अब a प्लस बी करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 3 और 7 6 हो जाएगा 13, 133 हो गया, और बटा में तो 2 ही है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू देखें कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। फिर यहाँ पर देखें, अगर 2 से इसको भी कटा दें तो ये हो जाएगा 3.5, यानी यल इज इक्वल टू 1.3 इंटू 2.5 इंटू 3.5 इंटू 133। अब इसी का हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो जब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि उत्थापक बल कितना काम कर रहा है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार देखें, जब 1.3 और 2.5 का हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो 3.25 आया, और फिर 3.5 और 133 का हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 465.5 आया, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब हम लोगों ने किया तो ये 1512.875 आया। अब देखिए, विज्ञान की भाषा में आप जानते हैं दशमलव के पहले एक अंक का होना ज़रूरी होता है। तो हम दशमलव के पहले एक अंक ला रहे हैं, यानी दशमलव यहाँ लाना है। तो यहाँ लाने के लिए 1000 से भाग और 1000 से गुणा कर देंगे तो 1.512875 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। लेकिन अब ज़रा आप ये देखिए कि अगर ये 5 को हम 1 मानकर यहाँ जोड़ दें तो ये 8 हो जाएगा, और 8 को अगर हम 1 मान करके उसके पहले वाले में अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 1 अंक और बढ़ जाएगा। और इस प्रकार जो है, अगर 8 को हम 1 मानकर इसके पहले वाले में जोड़ दें तो 9 हो जाएगा, और फिर 9 को 1 मान करके उसके पहले वाले में हम जोड़ दें तो ये 3 हो जाएगा। और फिर ये राशि बहुत छोटी है, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं 1 भी छोटी राशि है, 3 भी छोटी राशि है। चूंकि ये संख्याएं दशमलव के बाद हैं तो इनको हम चाहें तो छोड़ सकते हैं, यानी 1.5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। और चूंकि ये उत्थापक बल है
तो उत्थापक बल बल ही होता है, तो इसका मात्रक न्यूटन हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि हवाई जहाज पर कार्य करने वाला उत्थापक बल कितना होगा। तो यह उत्थापक बल 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन के बराबर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चित्र ए तथा बी में देखिए, ये जो पहले आप देख रहे हैं ये चित्र ए है, और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये चित्र बी है। चित्र ए तथा चित्र बी में किसी श्यानताहीन द्रव, श्यानताहीन द्रव का मतलब अश्यान द्रव, और अश्यान द्रव का मतलब होता है आदर्श द्रव। तो किसी श्यानताहीन द्रव का अविरत प्रवाह, अविरत प्रवाह माने धारा रेखीय प्रवाह को दर्शाते हैं। इन दोनों चित्रों में से कौन सा सही नहीं है, कारण स्पष्ट कीजिए। एक बात मैं आपको बता दूं, जहां पर नली चौड़ी होती है वहां द्रव का वेग कम होता है, और जहां द्रव का वेग कम होता है वहां दाब अधिक होगा। तो जब दाब अधिक होगा तो नली में जल ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ना चाहिए। जहां दाब अधिक होगा यहाँ पर जल ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ना चाहिए, और जहां नली पतली होती है वहां द्रव का वेग अधिक होता है, और जहां वेग अधिक होता है वहां दाब कम होता है। तो यहाँ दाब कम होगा तो जल कम ऊंचाई तक चढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जल ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ गया है। यानी पहले वाले फिगर में जो दिखाया गया है ये उल्टा है, ऐसा नहीं हो सकता। अब जरा देखते हैं दूसरे वाले फिगर में क्या होता है। यहाँ पर नली चौड़ी है, जहाँ नली चौड़ी होती है वहाँ वेग कम होता है, जहाँ वेग कम होता है वहाँ दाब अधिक होता है, और जहाँ दाब अधिक होता है वहाँ पर द्रव या जल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी है ये सही है। आपसे यही पूछा जा रहा था, तो कारण भी हमने बता दिया। और मैं आपको बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन कई बार आईआईटी और नीट वगैरह में पूछे गए हैं, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बच्चे बता नहीं पाते हैं कौन सही है कौन गलत है। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। और इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 था। ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है। एक स्प्रे पंप देखते हैं, स्प्रे किया जाता है, रंगाई करते हैं या गाड़ी वगैरह की धुलाई करते हैं तो स्प्रे करते हैं लोग। एक स्प्रे पंप की बेलनाकार नली के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल को हम A1 से रिप्रेजेंट करें तो ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। इस नली के एक सिरे पर 1 मिलीमीटर व्यास, देखिए व्यास भी दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो अब व्यास यानी डायामीटर भी दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 1 मिलीमीटर व्यास के 40 सूक्ष्म छिद्र हैं, 40 थे सूक्ष्म छिद्र हैं। तो अब देखिए, तो अगर पहले वाले के क्षेत्रफल को अगर हम देखें तो पहले का क्षेत्रफल, ये पहले का जो क्षेत्रफल था ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए यहाँ गलत नोट हुआ है, यह 8 सेंटीमीटर, ये स्पीड नहीं है, त्वरण नहीं है, ये तो क्षेत्रफल है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10⁻² का स्क्वायर कर देंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा, यानी 8.0 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, और फिर आपसे ये कहा जा रहा है कि 40 छिद्र बन रहा है। दिया हुआ है कि नली के एक सिरे पर, एक सिरे के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना दिया है, और जो दूसरा सिरा है उसका व्यास दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है, तो चलें डायामीटर d, और ये आपको दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर, अच्छा ये डायामीटर दिया है, अगर हम यहाँ से त्रिज्या इसकी निकाल लेते तो त्रिज्या हो जाता 2 से भाग दे देते तो 1/2, तो 1/2 क्या हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर हो जाएगा, और मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। अगर हम चाहते तो यहाँ से दशमलव भी हटा सकते थे, और दशमलव अगर हम हटा देते तो ये हो जाता 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ये त्रिज्या निकल गई। अब ज़रा हम क्षेत्रफल निकाल लें, तो क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो फिर देखिए क्या मिलेगा। तो पहले का क्षेत्रफल है और बाद वाला क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आपको मालूम है कि छिद्र से जो बूंद निकलेगी वो गोला, बूंद जो निकलेगी, यानी ऐसे समझ लीजिए कि छिद्र जो होता है वो वृत्ताकार होता है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, लेकिन 40 छिद्र है तो एक छिद्र का क्षेत्रफल इतना होगा ना। उसमें से कहा जा रहा है कि 40 छिद्र हैं, यानी जहां से फुहारा मारा जाता है वहां पर 40 छिद्र हैं, और एक छिद्र की त्रिज्या इतनी है। तो अब 40 का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 40 से गुणा कर देंगे। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब हम सबकी वैल्यू रखते हैं, तो ये 40 पाई की वैल्यू हम 3.14 रख दें, और इसके बाद r का स्क्वायर कर दिया जाए। तो चलिए देखें, अगर 5 का हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 25, और 10⁻⁻4 का स्क्वायर कर देंगे 10⁻⁸ हो जाएगा। अब जरा देखिए आप ना, 25 का 4 में गुणा कर दें तो 25 चौका 100 हो जाएगा, और फिर 1000 हो जाएगा। अगर 25 का हम 4 में गुणा करते देखिए तो 25 चौका 100, 1 0 और हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। और फिर जो है ये हो गया आपका 3.14 इंटू 10⁻⁻8, तो ये 10⁻³ हो गया, और ये 10⁻⁻8 हो गया, तो ये हो गया 3.14 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब आगे क्या कहा जा रहा है, यदि इस नली के भीतर द्रव के प्रवाहित होने की दर, तो द्रव के प्रवाहित होने की दर यानी V1 दिया हुआ है, और ये दिया है 1.5 मीटर प्रति मिनट। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो ये है 1.5, और मिनट को सेकंड में बदल दीजिए, तो मिनट को सेकंड में बदल देंगे तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। अब अगर हम इससे भाग दे दें तो फिर देखें ये वैल्यू क्या निकलती है हम लोगों के। ये V1 का जो मान है ये हो जाएगा आपका, देखें अगर हम ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दें, 10 से ऊपर 10 से गुणा किए तो 15 हो गया,
और नीचे ये 10 हो गया। अगर 15 से कटा देंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा। ये हो गया आपका 1/400 हो जाएगा। अब इसको अगर हम ऊपर लेकर चले जाएं तो देखिए, अगर यहाँ से अगर इसको 100 कर दें और फिर अगर ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर दें, अगर ऊपर नीचे 10 से गुणा करें तो देखिए ये 10 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, और इससे कटा दीजिए तो 2.5 हो जाएगा। तो 2.5 और ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। चलिए, तो अब जो है इसको इसमें थोड़े से सुधार की आवश्यकता है। हाँ देखिए, यहाँ 400 होना चाहिए, 40 होना चाहिए था, हम 400 लिख दिए थे। तो अब जो है ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻² हो जाएगा, इतना मीटर पर सेकेंड। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, छिद्रों से होकर निकलने वाले जल का निष्कासन चाल, यानी पाइप में जो जल भेजा जा रहा था इस स्पीड से भेजा जा रहा था, और जो फव्वारा है, फव्वारा से जो पानी निकलेगा वो किस वेग से निकलेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है, यानी V2 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो अविरतता का सिद्धांत हम आपको बताए थे, और अविरतता के सिद्धांत में हमने आपको बताया था A1 V1 = A2 V2। तो V2 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो V2 = हो जाएगा A1 V1/A2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। A1 की वैल्यू 8.0 × 10⁻⁻4 और V1 की जो वैल्यू है ये 2.5 × 10⁻⁻2, और फिर A2 का जो मान हम लोगों को मिला है ये 3.14 × 10⁻⁻5 मिला है। अब इसी को हम लोगों को सॉल्व कर देना है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो पहले तो आप देखें कि 2.5 का अगर 8 में गुणा करें तो 25 8 200 होता है, लेकिन दशमलव का एक अंक कट जाएगा तो 20 हो जाएगा। ये हो गया आपका 20, और नीचे है आपका 3.14, और देखें 10⁻⁻4 और -2 -6 हो गया, और नीचे -5 है ऊपर चला गया तो -1 हो जाएगा। ये -6 और +5 -1 हो जाएगा। तो 10⁻⁻1 का मतलब होता है 0.1, और दशमलव से इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2/3.14। अगर हम यहाँ पर ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 200/314 हो जाएगा। फिर कटा दीजिए, 2 से कटाएंगे ये 100 हो जाएगा, और ये 157 हो जाएगा। अब 100 को 157 से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये जो वैल्यू है 0.636, ये लगभग ये मान जो है आएगा। तो अब इस 6 को अगर 1 मानकर पहले वाले में जोड़ दें तो इतना हो जाएगा, और ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नली में द्रव प्रवाहित हो रहा था उसका वेग 2.5 × 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड था, लेकिन फव्वारे से जो जल निकलेगा उसका वेग जो होगा 0.64 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 16 था ये कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार आप लोगों ने आज के वीडियो में देखा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और फिर 16 आप लोगों ने देखा। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आज फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल बताए गए ये सभी न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।